डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कोविड पर बात करते हुए कहा कि भारतीय किस्म पाकिस्तान में इसके फैलने का खदशा है। जी जी बिल्कुल, जो डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट। क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत तैयार है? क्योंकि एसओपीज फॉलो करने का कहा तो जा रहा है, लेकिन हुकूमत को भी तैयार रहना चाहिए, जिस तरह भारत में एकदम से अवाम को सबसे बड़ी बात तो जो उन्होंने बात आज की है उसमें आवाम से ही अपील उन्होंने की है कि ऐसा ना हो कि दोबारा लॉकडाउन करना पड़े और सख्तियां करनी पड़े और ये सारा मामला हो। लेकिन इसमें जो अहम तरीन मसला इस वक्त दरपेश है वज़ीर आज़म साहब को भी और पाकिस्तान को भी और इस पूरे खत्ते को भी और दुनिया को भी, वो ये है कि अगले चंद रोज़ में या चंद हफ्तों में क्या मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सकती है खत्ते की। और वो बात तो अब ख़त्म हुई कि एहतसाब या रिफॉर्म्स, उसको तो साइड पे रख दें आप, क्योंकि ये तो एहतसाब और क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बाज़ दफ़ा, ये पहले भी मैं प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो टाइम होता है वो बड़ा अहम होता है, वक्त बहुत अहम होता है कि किस वक्त पे क्या चीज़ करके उसको, क्योंकि वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे इमरान खान साहब को या हमको या पूरी दुनिया को, किसी को, मोदी साहब को या ट्रंप को या बोरिस जॉनसन, किसी साइंसदान तक को नहीं पता था 2 साल पहले कि कोई कोविड नामी चीज़ जो है वो पूरी दुनिया को लपेट लेगी। लेकिन यह है कि फिर कोविड आ गया, तो वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स जब आते हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो बड़ी तेज़ी के साथ तशवीशनाक होती जा रही है। अल्लाह खैर। खित्ते की सूरत हाल, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनके ऊपर आज एक हमला हुआ। उन्होंने ये कहा कि जो है वो अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे, उनसे बड़े ज़ाती मरासिम भी हैं और दुनिया इस्लाम की एक बड़ा नाम है। तो तकी उस्मानी साहब ने तो ये कहा कि वो जो शख्स था वो ज़हनी मरीज़ था या चाकू लेके उन पे आ गया। वो बहुत ही नफीस शख्सियत हैं और बहुत कम उनको शौक़ है आने का मीडिया पे। या इनका जो पहला इंटरव्यू करना था, पहला इंटरव्यू इनका मैंने किया था। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल था इनको कायल करना, क्योंकि कहते मैं क्या करूँगा टीवी पे आके। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आ जाएँ, 2004 या 5 की इनकी जो दारुल उलूम है, पूरा यूनिवर्सिटी बहुत, और वहाँ से हज़ारों लाखों तलबा इनके पूरी दुनिया में और पढ़ते हैं और बड़े ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला खैरियत से रखे। तो इनके ऊपर जो है वो इस तरह का वाक़या होना बड़ी एक तशवीशनाक बात है जी। अच्छा, मैं जब खित्ते की बात कर रहा हूँ, देखें बड़ी पेचीदा सूरत हाल हो रही है, मामलात बड़े उलझ रहे हैं, ठीक है, और उलझ रहे हैं और उनके असरात पाकिस्तान पे और पूरे खित्ते पे होंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल होंगे। और मैं आगे बात करने से पहले थोड़ा सा सिर्फ ये बता दूं, ताकि आगे जब गुफ्तगू चले इन नशिस्तों में, जब तक अल्लाह को मंजूर हो, तो थोड़ा सा इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं ये मकतब देवबंद से बड़े आलिम दीन, तो मकतब देवबंद से हमारे यहाँ जो है वो, लेकिन ये सियासत में नहीं है, लेकिन मकतब देवबंद जो है उसकी बहुत सी सियासी जमातें भी जो हैं वो मकतब देवबंद की नुमाइंदगी करती हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो सियासी जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम, लेकिन उससे हट के जो है उनके मदारिस भी हैं, और वो बिल्कुल जब सियासत से हटते हैं तो वो मदारिस की तरफ अपने मकतब देवबंद के लेकिन फिर तकी उस्मानी साहब जैसे बिल्कुल गैर सियासी हैं। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी बात जो है, मैं इसलिए मैंने बात छेड़ी है कि बहुत से लोग जो हैं वो इमाम वहाब रहमतुल्लाह अलैह, ये लफ्ज़ वहाबी जो है ये बड़ा ख़राब तसव्वुर होता है। इमाम अब्दुल वहाब को जो लोग मानते हैं या उनके जो पैरोकार हैं वो इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते। तो मैंने भी लफ्ज़ इसलिए अदा किया कि मैं उसकी तस्सीह करके उनसे माज़रत कहूँ। बहुत से लोग हमारे यहाँ ये समझते हैं, और आने वाले दिनों में चूँकि ये बात अहम होगी और होने जा रही है इस खत्ते में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, तो इस बात को ज़हन में रखें कि जो
मकतबा देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो हमारे काबरीन हैं, वो हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मकतबा जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है वो भी, यानी ये बात बहुत अहम है कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र और देवबंदी मकतबा फ़िक्र दोनों इमाम अबू हनीफा यानी हनफी हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा फिर आगे जाके एक मतलब है कि मुख्तलिफ सिलसिलों के हवाले से या सूफिया का एक मामला आता है, तो लेकिन दोनों जो है वो तकलीद करते हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। जो इमाम अब्दुल वहाब के जो मानने वाले हैं वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करते, बल्कि वो जो हैं वो सलफ़ी कहलाते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि शायद, अच्छा ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बात को बस मैं यहाँ मुख्तसर करके निकलता हूँ। वो सलफ़ी हैं, वो तकलीद नहीं करते किसी की। वो बिल्कुल कहते हैं कि जो उस वक्त, यानी उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन सहाबा, मतलब वहाँ तक जाके वो अपने आप को महदूद करते हैं। आगे जो इमाम आए हैं उनको वो तस्लीम नहीं करते, तो इसलिए उनको सलफ़ी कहा जाता है। सलफ़ी, सलफ़ अकाब, बिल्कुल जो हमारे शुरू के बड़ी हस्तियाँ हैं उस तरफ हो जाते हैं। अच्छा, ये बात यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो जिहाद हुआ तो उस जिहाद में जो है वो देवबंद ये बात चलती है ना, वो इसलिए हुआ। अच्छा, आगे चलें, बर सग़ीर में, वहाँ तो इमाम अब्दुल वहाब के चले हमें समझ में आता है ना, मशरिक़ वुस्ता में और अरब ममालिक पे। यहाँ पर जो उनकी नुमाइंदगी बर सग़ीर में, पाको हिंद या बांग्लादेश या यहाँ पर जो इमाम अब्दुल वहाब को जो मसलक उनको मानता है वो अहले हदीस हैं, देवबंदी नहीं है, वो अहले हदीस हैं। तो लेकिन चूंकि उस वक्त जब ये जिहाद वगैरह शुरू हुआ अफगानिस्तान, तो मदारिस जो थे वो अहले हदीस के कम थे और मकतबा देवबंद के ज़्यादा थे, तो देवबंद से ज़्यादा लोग जो हैं वो अफगान जिहाद में चले गए। ठीक है। और इसलिए इसी तरह से फिर वो तालिबान और वो मकतबा देवबंद और वो सारा सिलसिला निकला आगे। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो दाइश है, दाइश वो अपने आप को सलफ़ी कहती है। ठीक है, ठीक है। और इसलिए चूंकि वो सलफ़ी कहती है, तो यहां से फिर आपको समझ में आएगी बात कि ये तालिबान और दाइश का झगड़ा कैसे हो सकता है आगे जाके, ये झगड़ा क्यों हो रहा है नजरियाती बुनियादों पे, ठीक है, मसाले की बुनियादों पे, क्योंकि वो तकलीद नहीं करते, ये तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा। ठीक है, तो इसलिए दाइश जो है वो अपने आप को सलफ़ी कहती है। जो मकतबा देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हैं वो इमाम अबू हनीफा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ज़रूरी है। लेकिन हुआ यह कि जब अफगान जिहाद हो रहा था तो उस दौरान यह हुआ कि जो अरब या यमन या बाकी दुनिया के हिस्सों से मुजाहिदीन आए, डॉक्टर एमन जवारी से लेके उसामा बिन लादेन से लेके बाकी सारी शख्सियत, तो वो चूंकि फिर उसके बाद ही हुआ कि वो तकरीबन जो है वो ये होने लगा कि जी देवबंद के लोग तालिबान जो है वो ऐसा नहीं है, वो सलफ़ी, और वो चूंकि फिर वो एक कुर्बत पैदा हो गई दोनों मसाले के दरमियान, लेकिन एक डिस्टेंस मौजूद है नजरियाती हवालों से। ठीक। अच्छा, अब यहां पर ये जो सूरत हाल है वो एक पेचीदा है, और पेचीदा इसलिए हाथ से है कि मैं आपको मिसाल देता हूं भी ज़रा ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरें यह है कि जनाब जो इंडिया से स्टार्ट करते हैं, तो भारत के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं जयशंकर, वो ईरान का दौरा उन्होंने किया, और ईरान का दौरा करके उन्होंने इब्राहिम रईसी जो नौमुंतखब सदर हैं और मुमकिन तौर पे अगले रहबर भी हो सकते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो ये पहली गैर मुल्की शख्सियत थी जिनकी इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है वो मॉस्को
पहुंच गए जहां कल से वो उनकी मीटिंग शुरू होंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस यहां पर अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहां पे अपने हवाले से इसको हुकूमत पाकिस्तान या इंडियन गवर्नमेंट दोनों हक रखते हैं इसको, इस खबर की तरदीद करने का, लेकिन मैं बस अपनी इस खबर पे कायम रहूंगा। और वो ये है कि ट्रैक 2 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कायम है। ठीक है। ये जो बयानात आए हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ के, या उधर से ये जो वाक़या हुआ है उसके बावजूद, ये जो मकबूजा कश्मीर में एक वाक़या हुआ ड्रोन और ये सारा, इसके बावजूद ट्रैक 2 इंटैक्ट है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का के दरमियान ट्रैक 2 रास्ते जो हैं वो बरकरार हैं। और ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि दोनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त और कोई यहाँ पे गड़बड़ ना हो। मतलब मजीद जो आने वाला, मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा तो शायद समझ में आए मजीद मैं समझाने की कि किस तरह से मैं किस तरह से देख रहा हूँ ये इस पिक्चर को बनते हुए।